हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज में क्लास नंबर 20। इससे पहले मैं 19 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आने वाला है। ओके। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। इससे पहले की जो 2 क्लासेस हैं उन क्लासेस में हमने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किए थे। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। तो जो राष्ट्रपति हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 5 में दिया गया है। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में भारत के राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। ये आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया गया है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीतियां दी गई हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। ये बहुत पूछा जाता है 56। ओके। आर्टिकल 57 में एक व्यक्ति कितने भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये आर्टिकल 57 में दिया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते वेतन एवं सेवा शर्तें दी गई हैं। आर्टिकल 58 में इसको भी ध्यान रखेगा। आर्टिकल 60 में जो राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ दी गई है। और किसके द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शपथ और महाभियोग और कार्य और भारत का एक राष्ट्रपति होगा और निर्वाचन मंडल, ये आर्टिकल्स हैं। ये बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं भारतीय नागरिक होना चाहिए और आयु 35 ईयर, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लेकिन लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा सदस्य की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो लोकसभा में पास, ओके, यहाँ पर कुल सदस्य का 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा सदस्यों का 2/3 बहुमत पास होना चाहिए और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो और नोटिस 14 यानी कि 14 दिन एगो दिया जाता है। ओके। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उनसे संबंधित ये पॉइंट दिए गए हैं। और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है यूएसए अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नोट, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संख्यमणि मत प्रणाली के द्वारा। चुनाव में संसद में निर्वाचित सदस्य एवं विधान परिषद के लोग हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से एक न एक क्वेश्चन बन ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आप इनके जो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं उनको याद रखिएगा। महाभियोग भी याद रखिएगा। ये याद रखिएगा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली गई है। ओके। नेक्स्ट है जैनों के बीच विभाजन। ओके, इससे पहले वाली क्लास में मैंने जैन धर्म के बारे में और उनके तीर्थंकरों को बताया था, त्रिरत्न भी बताए थे और पंचव्रत भी थी जैन धर्म से संबंधित, उनको कराया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की क्लासेस को भी देखिएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से करा रही हूँ। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। जैनों के बीच विभाजन, तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु भयंकर अकाल के कारण मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बस गए, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उन्होंने अनंत उल्लेखना अनुष्ठान उपवास अपना लिया। ओके, और मृत्यु हो गई किसकी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। जैनियों के बीच एक अर्ध समूह जैसे स्थूलभद्र नेतृत्व में मगध में ही रहना चुना। जैनियों के जो एक दूसरा समूह था जिसे कौन, स्थूलभद्र, जिन्होंने कहाँ रहना चुना, तो मगध में। समय के साथ इन दोनों समूहों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण की ओर चले गए कठोर तपस्वी प्रथाओं का पालन करते थे और जिनमें त्याग के प्रतीक के रूप
निर्वस्त्रता, ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि जो वस्त्र धारण नहीं करते थे शामिल थी, और भी पालन करते थे, और वे दिगंबर के रूप में जाने गए। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो किसके नाम से जाने गए? दिगंबर। और ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरी ओर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रहने वाले जैन अधिक उदार और मतवासी नियम अपनाए, जिसमें भिक्षुओं को, यहाँ पर देखो इसमें कहा गया है जो निर्वस्त्रता, ओके, शामिल थी, और जिसमें वे पालन करते थे, और उनको क्या कहा जाता था? तो दिगंबर। जो वस्त्रों को धारण नहीं करते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी ओर जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रहने वाले जैनों ने अधिक उदार मतवासी नियम अपनाए, जिसमें भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई थी, और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो श्वेतांबर, जिन्हें सफेद वस्त्र पहनने के रूप में जाना जाता है। ओके, तो जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो निर्वस्त्र रहती थी, और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। ओके, नेक्स्ट है जैन संगतियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम करने वाले प्रथम जैन संगति जो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थान पाटलिपुत्र, और रक्षक बिंदुसार थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट द्वितीय जैन संगति जो 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में। ओके, मैत्रक वंश के राजा कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। जैन धर्म के ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें दी गई हैं तो उनको भी जानते हैं। भगवती सूत्र जो महाजनपद, जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तथारथ सूत्र, इसको भी ध्यान रखेगा। आगम सूत्र जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं जिसमें, और कल्प सूत्र, ये जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनका नाम याद रखेगा। भगवती सूत्र, तथारथ सूत्र, आगम सूत्र और कल्प सूत्र। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ज्योग्राफी। ओके, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, महानदी। इससे पहले की कुछ नदियाँ हम कर चुके हैं, ठीक है, तो आप उन क्लासेस को भी देखना। महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है, और वह तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़, ओडिशा से होकर बहती है। इसका विशेष झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। सहायक नदियाँ तेल, जोंक, ओंक, मांड, हीराकुंड, ये सहायक नदियाँ हैं। ओके, और जो हीराकुंड बांध ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा क्या है? तो बांध है, ध्यान रखिएगा। और वो किस नदी पर है? तो महानदी। ओके, ध्यान रखिएगा, महानदी पर। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर, ये यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, त्र्यंबकेश्वर, ओके, फिर भी सही है, त्र्यंबकेश्वर, यहाँ ओके, बिहार से निकलती है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, और जो होकर बहती है, बंद हो चुका हैवलॉक ब्रिज गोदावरी नदी पर ही बना है। ओके, किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर जो बंद हो चुका है ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पश्चिम घाट से निकलती है, और महाराष्ट्र का कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहता है। यहाँ पर जो यह महाराष्ट्र के कर्नाटक, ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और दूधगंगा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। और सहायक नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। यह कर्नाटक के कोडांगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी से होकर बहती है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती रहती है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। नदी का प्रभाव गंगा की तरह सहायक नदियाँ गंगा से मिलती जुलती हैं। सहायक नदियाँ हेमवती,
काविनी, भवानी, शिमसा और अमरावती ये इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पौनी ओके, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, डबल ना होगा, रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है ये टेबल पेज ऐड हो गया है। ओके, नेक्स्ट है इधर करेंगे हम इकोनॉमी में अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी जिसे कहा जाता है, गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति गैर संवैधानिक। अध्यक्ष कौन पद हैं, पीएम प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। कार्य फंक्शन क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य थे। ओके, नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। कुल संख्या कितनी, तो 12 थी और उद्देश्य क्या था, देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। 5 सालों के लिए योजना का निर्माण करना। प्रेरणा सोवियत संघ रूस से ली गई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे मैंने पिछली क्लासेस में भी करा दिया है। जो पंचवर्षीय योजना है उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो रूस से। नेक्स्ट इधर मैं आपको बता दूं, जो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना है लागू कहाँ हुई, तो 1928 में रूस में जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी पंचवर्षीय योजनाएं। ओके, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है इधर हम करते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये इनके क्रम दिए गए हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी क्या है, तो आप इनको देख लीजिएगा। जैसे जो जितनी 12 पंचवर्षीय योजना थी, तो सारी योजनाओं के क्रम लिखे गए। दूसरी है जैसे 1956 से 61 है, तीसरी है 61 से 66, तो आप इनको देख लीजिएगा। आगे की क्लासेस में एक एक करके मैं डिटेल से सारी पंचवर्षीय योजनाएं कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट है कोशिका विभाजन। ओके, जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजन के कारण यहाँ पर ये ओके, जीव की वृद्धि, पुरानी मृत और घायल कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करना और युग्मक निर्माण, ये जो कोशिका विभाजन के कारण ही अर्धसूत्री विभाजन। 2 विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। ओके, इसमें है दैहिक कोशिकाओं, शारीरिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। नाभिक केवल एक बार विभाजित होता है समसूत्री कोशिका। 2 संतत कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं समसूत्री विभाजन में। संतत कोशिकाएं 2 गणित होती हैं और गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आनुवंशिक रूप में समान होती हैं और वृद्धि सुधार अलैंगिक जन्म के लिए उत्तरदायी होता है समसूत्री विभाजन में, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है जो स्टैटिक जीके दिया गया है उसमें प्रमुख त्योहार उत्सव दिए गए हैं। मैं स्टैटिक जीके को भी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको फिर स्टैटिक जीके के लिए कहीं और ना जाना पड़े। पिछली क्लासेस में शास्त्रीय नृत्य और उनके स्टेट है, कलाकार हैं, सारी चीज़ें करा चुकी हूँ, तो आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। और सारी क्लासेस की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जहाँ से आप उनका रिविज़न भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नागालैंड और ओडिशा, इन 2 स्टेट के त्यौहार करने वाले हैं। हॉर्नबिल ये बहुत ही फेमस है, जो कहाँ का है, नागालैंड का, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहली बार 2000 में इसे मनाया गया था और 1 से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। सक्रिनी ये भी कहाँ का है, तो नागालैंड का। वास कुदांगलेम, लाओ लेंग और तुलनी महोत्सव, विशुदिया महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं, तो नागालैंड के, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट ओडिशा के छऊ, जो भूया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। छऊ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ का है, ओडिशा का। धानु यात्रा और दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। रस पर वाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, जगन्नाथपुरी यात्रा, ये सभी कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मिट्टी महोत्सव, रेत कला महोत्सव, ये कहाँ का है, तो उड़ीसा का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, और आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ओके, और बाकी का सब कुछ अच्छा रहने वाला है, सब कुछ मैं क्रम से ही चीज़ें करा रही हूँ। ओके, तो
और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके कमेंट बॉक्स, इसी जो क्लास है इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास का और भी जो पीछे की क्लासेस हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं आप वहाँ आसानी से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा।